प्यारे विद्यार्थियों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुराओं प्रयागराज के कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, किस प्रकार से विश्व राजनीति में सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव पड़ा, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या उत्तरदायी कारक थे, इन सभी को आप लोगों ने देखा था। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को सोवियत संघ के विघटन के बाद जो गणराज्य बने उसमें से जो सबसे प्रभावशाली गणराज्य था रूस, उसकी विश्व राजनीति में भूमिका किस प्रकार की रही, इसके बारे में बताऊंगा। अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व राजनीति में भूमिका। बच्चों, 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके पश्चात रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। रूस की विश्व राजनीति में पूरे विश्व के स्थिति को देखते हुए इसकी भूमिका का वर्णन हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, एक एक करके। सबसे पहले आप लोग देखिए रूस तथा राष्ट्रकुल। विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन से जो गणराज्य बने थे उसमें एक रूस था और अन्य 14 भी थे, और उसमें से 12 गणराज्यों ने मिलकर के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी। तो रूस और वो जो शेष 12 गणराज्य थे उनके बीच का संबंध कैसा था, इसके बारे में आप लोग जानिए। सोवियत संघ के जो गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सोवियत संघ से अलग होने वाले 12 गणराज्यों रूसी संघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौता करके स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। जॉर्जिया के अलावा सभी 11 गणराज्यों ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की मुख्य बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी को राष्ट्रकुल तथा राष्ट्रकुल का सह संस्थापक माना जाए तथा सबको समान अधिकार की मान्यता दी जाए। 11 गणराज्यों को स्वतंत्र सार्वभौमिक माना भी गया। जॉर्जिया केवल प्रेक्षक के रूप में इन बैठकों में उपस्थित रहा। अब आप लोग
यह भी समझिए कि रूस का विश्व के अन्य राष्ट्रों से संबंध किस प्रकार से रहा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें एल्त्सिन और अमेरिका के घनिष्ठ राजनीतिक संबंध। बच्चों, आप लोग जानते हो कि रूस तथा अमेरिका के संबंध बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर स्थित हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश तथा रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने राजनयिक संबंधों को स्थापित किया। वह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस को मान्यता प्रदान की गई। जब रूस ने निजीकरण की प्रक्रिया के कारण येल्त्सिन को रूढ़वादी ताकतों ने हटाने की मुहिम चलाई तो अमेरिका द्वारा 24 अरब डॉलर की सहायता को रोकने की धमकी दी गई। अब आप लोग रूस नाटो समझौता के संबंध में जानिए। बच्चों, रूस के राष्ट्रपति और नाटो नेताओं के बीच पेरिस में 27 मई 1997 को एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत 1997 को पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य व स्लोवाक गणराज्य को नाटो में 1999 तक शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इसमें अगला बिंदु रूस तथा यूरोपीय राष्ट्र। रूस ने अपने आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के अनेक प्रयास किए। उसने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने का प्रयत्न किया और लगभग सफल भी रहा। रूस और चीन। विद्यार्थियों, रूस के राष्ट्रपति ने 1991 में चीन की यात्रा की तथा कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए। इन समझौतों में सेंट संघाई समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने रूस की 5 दिन की यात्रा की। इस प्रकार समझौतों के द्वारा चीन व रूस ने अपनी निकटता को और अधिक बढ़ाया। रूस तथा जापान। सन 1997 ईस्वी में रूस तथा जापान की मित्रता के मार्ग बने। दोनों मित्रता की ओर एक दूसरे के पास आए, अग्रसर हुए। दोनों ने हॉटलाइन कायम करने का फैसला किया, क्योंकि जापान की अधिक दिलचस्पी रूस के तेल व गैस भंडारों में है। कुरिल द्वीप विवाद को भी दोनों देश निपटाने को सहमत हो गए। रूस और भारत। बच्चों, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही गहरे संबंध थे, आप लोग जानते भी हैं। कुछ आलोचक तो यह भी कहते थे कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार था। इस व्यापार का सालाना कारोबार 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का था। सोवियत संघ ने भिलाई,
बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध भी भारत के साथ काफ़ी प्रगाढ़ थे। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों, विशेषकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान सहायता की। सोवियत संघ और भारत के सैन्य संबंध भी बच्चों बहुत मजबूत थे। सैनिक साजो सामान के आयात व उत्पादन के मामले में भारत सोवियत संघ पर काफ़ी निर्भर रहा। आरंभ में भी मिग लड़ाकू विमानों की असेंबलिंग लाइसेंस शुदा ढंग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कारखानों से सोवियत की मदद पर ही निर्भर रही। लद्दाख के सीमांत पर तैनात सिपाहियों तक हथियार व रसद पहुंचाने वाले मिग 16 तथा मिग 32 हेलीकॉप्टर तथा मालवाहक जहाज भी भारत को सोवियत संघ ने ही उपलब्ध कराए थे। इस प्रकार से भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत ही मधुर थे, बहुत ही प्रगाढ़ थे, बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सांस्कृतिक रूप से भी दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के जो संबंध थे वह भी मजबूत ही थे। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ महत्वपूर्ण और प्रगाढ़ संबंध था। यह संबंध जो भारत और रूस का था, इसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं में समानता। विद्यार्थियों, भारत रूस के आपसी संबंध इन दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस में घर घर जाने जाते हैं। हम वहाँ हिंदी फिल्मों के गीत बजते सुन सकते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। बहुध्रुवीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां विद्यमान हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था हो, अर्थात यदि किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं। इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार से
बहुध्रुवीय विश्व के संबंध में भारत और रूस दोनों के दृष्टिकोण लगभग एक समान है। कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों का समान दृष्टिकोण। कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों पर दोनों देश के दृष्टिकोण में लगभग समानता रही है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने में भारत को रूस से लाभ होता रहा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के प्रबल सहयोगी हैं। सैन्य संबंध। बच्चों, सैन्य संबंध के संबंध में आपको बताऊं कि भारतीय सेनाओं को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। रूस को भारत के संबंध में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत को तेल तथा ऊर्जा की आपूर्ति। भारत तेल के आयातक देशों में से है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, रूस ने तेल के संकट के समय हमेशा भारत की सहायता की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में दोनों देशों ने परमाणु रक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक उन्माद का मुकाबला करने का संकल्प किया। इस प्रकार से भारत और रूस के संबंधों को आप लोगों ने समझा। अब आप विश्व राजनीति में रूस की गौण भूमिका के संबंध में समझिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब रूसी गणराज्य एक महाशक्ति नहीं रहा है। यद्यपि उसके पास अणु परमाणु अस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों का भंडार है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसकी अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर है कि वह उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार उसकी अस्त्र सेनाएं भी आज शक्तिशाली तथा आधुनिक अस्त्रों से युक्त हैं, लेकिन वर्तमान में दूसरे देशों की भूमि पर उनकी उपस्थिति घट गई है। अब वह घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ नहीं दे सकता। इस तरह अब वह अपने पुराने मित्रों की सहायता करने में भी सक्षम नहीं रहा है। सुरक्षा परिषद में अब वह अमेरिका का विरोध कर सकने की स्थिति में नहीं रह गया है। फिर भी स्थिति रूस की विश्व राजनीति में प्रभावशाली है, बनी हुई है, और वह अपने प्रभाव को समय समय पर ईरान या अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक और राजनयिक संबंधों या बीच में विवाद की स्थितियों को लेकर के दिखाता रहता है। इस प्रकार से बच्चों, आज आप लोगों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व राजनीति में भूमिका को पढ़ा। इस प्रकार से आपका दूसरा पाठ दो ध्रुवीयता का अंत समाप्त हुआ। बच्चों, इसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आप लोग देखिएगा और फिर मुझसे जैसे आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं पूछते रहिएगा, मैं उत्तर बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों।